हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका पार्ट नंबर 17 का ये है, आपका 1000 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट नंबर 17। इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे रूल को आज सीखने वाले हैं। आप इसको ध्यान से सीखना, ठीक है, क्योंकि इसके बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप मिलेगा आपको त्रिगीतम 4am क्लब, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत लोग का एक क्वेश्चन रहता है यार कि सर इतने रूल्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन याद कैसे होंगे। भाई जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप याद नहीं कर पाओगे। जैसे क्या है, मान लिया जाए कि आप इस वीडियो को देखते हो, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप देखते जाते हो ना, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। वहाँ बात को ज़रा समझो कि अगर आप वीडियोस को देखते जा रहे हो तो वहाँ पर मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो अपने दिमाग का इस्तेमाल। बस सीधा सीधा आपका दिमाग काम कर रहा होता है उस वक्त, वीडियो देखने के वक्त। लेकिन जब उसी को टेस्ट के रूप में अगर आप देखते हो, वहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा काम करेगा, फास्ट काम करेगा और फिर सोचने को मजबूर होगा। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपका दिमाग नहीं जानता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको फिर से पलट करके या तो वीडियो पे आएगा या तो पीडीएफ को देखेगा। अगर आप उसको अच्छे से समझ जाते हो तो वो रूल क्या है कि परमानेंट याद हो सकता है। तो इस तरीके से मैं फोर्स करता हूँ लोगों को कि भाई बार बार टेस्ट को लगाओ, बार बार। जितने सारे पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं, आप उनसे मिलना, देखना, पूछना कि अगर आप टेस्ट लगाते हो तो आपको याद होते हैं जल्दी या नहीं। तो इस तरीके से भी पॉसिबल है कि आप वीडियोस को बार बार देख करके चीज़ों को याद रखो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन वही है, फ़र्क बस इतना है कि इतने सारे रूल्स को याद करने में अगर आप, मतलब अगर आप 3 महीने का वक्त देना था जहाँ पर आपको, वहाँ पर 6 महीने लग जाएंगे। बस टाइम का फ़र्क है, और टाइम कितना कीमती है आप भी समझ रहे हो अच्छे से, है ना। तो कोशिश करो कि टेस्ट को लगाया करो और पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करोगे, आपको ही फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक लॉजिक और मैं बताता हूँ। पीडीएफ में आप गौर कियो कभी कि पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस हैं उसका मैं आंसर नहीं दे करके रखा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं आंसर दे दिया वहाँ पर तो आप सीधा सीधा आंसर पे नज़र जाएगा, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर वहाँ पर अगर आंसर नहीं होगा तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे, चेक करोगे कि यहाँ पर एरर क्या है। बात को समझ रहे हो? अगर वहाँ पर आंसर आपको नहीं पता होता, पीडीएफ को पढ़ते वक्त नहीं पता होता, आप पुनः वीडियो पर आते हो, फिर समझते हो, देखते हो, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे इसको। क्लियर? तो कोशिश करो थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ने का, एक साइंटिफिक वे में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, आप करते जा रहे हो, तो फिर आपका दिमाग काम कैसे करेगा? एक एग्जाम की भांति कब काम करेगा वो? तो इस चीज़ के पीछे लॉजिक है, मैं जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और साइकोलॉजिकल लॉजिक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं मतलब आंसर दे दिया, सब चीज़ बना करके दे दिया, फिर आप पढ़ते जा रहे हो, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वही है, वही होगा आपके साथ भी कि जहाँ पर 3 महीने लगने थे वहाँ पर आप 6 महीने लगाओगे। तो इस चीज़ को समझो, है ना। तो इसके लिए आप पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आप डाउट्स वगैरह भी अपना पूछ सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको क्या करूँगा बता दूंगा प्रोसीजर की, ज्वाइन करने की क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे टेस्ट वहाँ पर दिए जाते हैं। पहले टास्क दिया जाता है, फिर टेस्ट दिया जाता है। अब जरा बात करते हैं कि आज जो रूल है 246 नंबर का रूल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल है? ये है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने पहले भी बता रखा है कि भाई एडजेक्टिव्स को बहुत तरीके से क्लासीफाई करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है आपका ग्रेडेबल, एक है आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव और दूसरा है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इसमें इस मतलब इसके बारे में ज़रा मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ पर एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव उसको कहते हैं जिसके हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बना सकते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो वे सारे एडजेक्टिव जिसके हम डिग्रीज बना सकते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बना सकते हैं, उसको हम कहेंगे ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर ब्राइट है तो इसको ब्राइटर, ब्राइटेस्ट कहते हैं। टॉल है, टॉलर, टॉलेस्ट कहते हैं। डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इस तरीके से ये सारे शब्द के हम क्या करते हैं, ये सारे शब्द के हम ग्रेडिंग करते हैं, है ना। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बना पाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब कुछ वैसे भी एडजेक्टिव होते हैं, जरा ध्यान से समझना, कुछ वैसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसको हम डिग्रीज में नहीं बांट सकते, जिसको हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और फिर इसको अब्सोल्यूट एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक होता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव, दूसरा होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव।
अब इसके बेस्ट पर क्या रूल्स होते हैं ये भी आज सीखने वाले हैं। तो यही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जिसके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं बनाए जा सकते हैं उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव या फिर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, क्योंकि ये अपने आप में हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी बता रहा होता है, इसलिए इसके हम ग्रेडिंग नहीं करते। इसके पीछे हम सुपरलेटिव डिग्री जैसे शब्दों के पहले हम लगाते हैं द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये खुद में ही एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी बता रहा होता है। समझ रहे हो बात को? अब जरा देखो यहाँ पर क्या है। अच्छा, द लगाने वाली बात जो मैं बताया वो आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। द लगा सकते हैं लेकिन कोई दूसरे कोई दूसरे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते उसके पहले। जैसे यूनिक है तो उसके पहले हम मोस्ट यूनिक नहीं लिख सकते। बात को समझ रहे हो? तो मोस्ट यूनिक हम नहीं लिखेंगे। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है कि इन्हें ग्रेड्स और डिग्रीज में नहीं बांटे जा सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर है ये सारे वर्ड्स, आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। डेड है, चीफ है, यूनिक है, एक्सीलेंट है, एब्सोल्यूट है, सुप्रीम है, एक्सट्रीम है, आइडियल है, एवरलास्टिंग है, यूनिवर्सल है, परमानेंट है, इम्पॉसिबल है, एंटायर है, परफेक्ट है, नेचुरल है, ऑटोमेटिक है, फ्री है, पैरेलल है, सर्कुलर है, राउंड है, स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट है, सिंगुलर है, कॉमा होगा यहाँ, राइट है, रॉन्ग है, ब्लाइंड है, डीफ है। तो ये सारे शब्दों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ ताकि आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रख पाओ, ठीक है। पढ़ तो लोगे लेकिन इसके पीछे के लॉजिक नहीं समझोगे, आप याद नहीं रख सकते। तो मान लिया जाए कि ये सारे शब्द को आप 2-4 बार रिवाइज कर लिए, दिमाग में बैठ गया, कुछ बीच से ऐसा कुछ वर्ड है जो कि आप एग्जाम में भूल गए और उसी से रिलेटेड दे दिया, तो वहाँ पर आपका मेमोरी काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपका लॉजिक काम करेगा, है ना। तो वो लॉजिक को मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये सारे नॉन ग्रेडेबल क्यों होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर डेड एक शब्द है, एक एडजेक्टिव है ना। जैसे डेड बॉडी कहते हैं तो बॉडी नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव डेड आ गया। तो क्या आप अभी कभी कहते हो कि ये कोई व्यक्ति है जो कि मरा है, वो कम डेड है या फिर ज़्यादा डेड है? ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। डेड है मतलब मर गया है, मर गया मतलब पूरा मर गया है। बात को समझ रहे हो? तो डेड यहाँ पर अपने आप में ही एक एब्सोल्यूट डिग्री को बताता है। इसके आगे पीछे लगाने की आवश्यकता नहीं है दूसरे शब्दों को, जिससे पता चले कि ये सुपरलेटिव बन रहा है। ये खुद में ही सुपीरियर है। बात को समझ रहे हो? तो कोई भी चीज़ डेड होती है, मतलब कंप्लीट डेड होती है, वो कम या ज़्यादा डेड नहीं होती, ठीक है। अब जरा देखो चीफ है, मान लिया जाए किसी फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट आता है ना। कभी आप देखे होंगे, मान लिया जाए कोई आपके एरिया के आईएएस ऑफिसर आ गया चीफ गेस्ट बन करके आपके स्कूल में या कॉलेज में, उनके साथ उनकी पत्नी भी आती हैं, तो क्या उनकी पत्नी को भी हम कहते हैं कि ये चीफ गेस्ट है? ऐसा नहीं कहते। एक ही चीफ गेस्ट होता है, जो भी होता है एक ही होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि चीफ कोई कम और ज़्यादा नहीं होता, जो चीफ है बस है ना। चीफ मिनिस्टर है मतलब है, वो कम और ज़्यादा चीफ नहीं है। बात समझ रहे हो? इसी तरीके से यूनिक होता है, एक्सीलेंट होता है, एब्सोल्यूट होता है, सुप्रीम होता है, एक्सट्रीम होता है, आइडियल होता है। अच्छा, आइडियल तक और यहाँ डेड से लेकर के आइडियल तक एक सेंटेंस में आप लिख करके याद रख सकते हो, क्योंकि एक ही टाइप के वर्ड्स हैं ये सारे। फिर एवरलास्टिंग, यूनिवर्सल, परमानेंट, इम्पॉसिबल, देख रहे हो ना, ये सारे भी एक जैसे हैं। फिर एंटायर, परफेक्ट, नेचुरल, ऑटोमेटिक, फ्री, पैरेलल, फ्री तक आप एक तरीके से याद रख सकते हो ग्रुपिंग करके। पैरेलल है, सर्कुलर है, राउंड है, स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है। यहाँ तक आप देख पा रहे हो इसको कि ये सारे जितने सारे वर्ड हैं पैरेलल से लेकर के फ्लैट तक, ये मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज करके ग्रुपिंग करके याद रख सकते हो। फिर ज़रा देखो और कोई वर्ड को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। मान लीजिए पैरेलल है, तो पैरेलल का डेफिनेशन क्या होता है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में होता है पैरेलल का डेफिनेशन ही कि दो लाइन के बीच जो है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर एक जगह, है ना। मान लिया जाए दो लाइन ऐसे गया हुआ है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से गया हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा पैरेलल और यहाँ कम पैरेलल, ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि पैरेलल का फिर डेफिनेशन ही वहाँ पर मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि पैरेलल का मीनिंग होता है कि दो लाइन के बीच हमेशा ही इक्वल डिस्टेंस होता है, तो ये तो पैरेलल है ही नहीं, तो कम और ज़्यादा का सवाल ही नहीं उठता। या तो दो लाइन्स पैरेलल हैं या फिर नहीं है। बात समझ रहे हो? लेकिन कम और ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल को हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, मोर पैरेलल, मोस्ट पैरेलल ऐसे नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति डेड है तो मोर डेड, लेस डेड ऐसा हम नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि उसका सुपरलेटिव हम नहीं बना सकते। क्लियर है? जैसे सर्कुलर है, सर्कुलर को अगर ले लेंगे, सर्कुलर का क्या मतलब होता है?
मतलब ऐसे थोड़े कहते हैं कि ये कम सर्कुलर है और ये आपका ज़्यादा सर्कुलर है ना, ऐसा हम नहीं कहते कभी। क्यों? क्योंकि फिर ये सर्कुलर तो है ही नहीं डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि सर्कुलर का डेफिनेशन होता है कि सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस के बीच इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर एक जगह। बात को समझ रहे हो? तो इसका ना कहीं सेंटर हम डिसाइड कर पाएंगे और ना यहाँ कहीं पर इक्वल डिस्टेंस है, तो ये कम और ज़्यादा सर्कुलर कोई चीज़ नहीं होती। वो आपका सर्कुलर है, मतलब पूरा का पूरा सर्कुलर है डेफिनेशन के हिसाब से। मोर सर्कुलर, लेस सर्कुलर, ऐसी चीज़ें नहीं होती। समझ रहे हो बात को? फिर आप देख लो, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, ये सारे हैं। कोई व्यक्ति राइट है मतलब राइट है, वो कम राइट ज़्यादा राइट नहीं। कोई रॉन्ग है मतलब रॉन्ग है ना, कम रॉन्ग और ज़्यादा रॉन्ग नहीं होता ऐसा। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि कहलाते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो इस तरीके से क्या है आपका कि एडजेक्टिव्स के दो टाइप्स हैं, एक है ग्रेडेबल और दूसरा है आपका नॉन ग्रेडेबल। क्लियर? तो यहाँ तक आप सीख पा रहे होगे, चीज़ों को समझ रहे होगे, ठीक है। अब जरा देखो, मान लिया जाए कि कहीं पर आपको नज़र आ जाए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और मैं अभी बताया यहाँ पर देखो, मतलब इसको हम क्या कहते हैं कि इसकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते। ये सारे शब्दों के हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, डिग्रीज में नहीं बांट सकते। मतलब कंपैरेटिव डिग्री और आपका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, लेकिन पॉजिटिव डिग्री ये सबको हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पर नोट करके मैं लिखवा दिया हूँ कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होता है, इसको हम अगर मान लिया जाए सुपरलेटिव नहीं बना सकते, कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव डिग्री में तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो पॉजिटिव डिग्री का अगर इस्तेमाल करना हो तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, एज और एज का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखोगे, एज और एज का इस्तेमाल करेंगे और बीच में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का हम वहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे आसानी से। क्लियर? मतलब जो इक्वल होने को शो करता है, ना कि कम या ज़्यादा होने को, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज और एज का इस्तेमाल करेंगे और बीच में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ आपको कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव का इस्तेमाल एज और एज में नहीं होता। ध्यान देना, यहाँ पर मैं नॉन ग्रेडेबल को पुट किया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एज और एज का प्रयोग हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव में हम नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मतलब जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इससे रिलेटेड मैं सारा रूल्स यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके सामने। आगे आपको धीरे धीरे मिलते रहेगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि अगर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, उसको हम डिग्रीज में नहीं बांट सकते, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री बना लेंगे, पॉजिटिव डिग्री में रख लेंगे, और उस केस में आपको एज और एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? मतलब जब बराबरी की बात वहाँ पर कही जा रही हो, इक्वल होने को शो कर रहा हो। अब जरा देखो, अब यहाँ पर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, एक सेकंड में जूम इन कर लेता हूँ इसको। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के पहले हम वेरी का इस्तेमाल कभी नहीं करते। वेरी यूनिक नहीं कहते हो, वेरी डेड नहीं कहते हो, तो ये भी कैच करने वाली बात है। मतलब अगर आप जो भी बचपन से पढ़े हो, वेरी का इस्तेमाल पढ़े हो, जैसे किसी को कह सकते हैं वेरी इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट जो है वो है आपका ग्रेडेबल, है ना। और जिसके पहले हम वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हम समझ जाएंगे कि वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो ये क्लू है इसका पकड़ने का कि कौन ग्रेडेबल है कौन नॉन ग्रेडेबल है। और बाकी तो लॉजिक में बता ही दिया कि जिसकी हम ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, उसको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। जैसे 2-3 वर्ड्स को यहाँ पर याद रखो और 2-4 बार इसको पढ़ डालो, याद हो जाएंगी चीज़ें। जैसे कि डेड का एग्जाम्पल दिया, कोई ज़्यादा डेड और कम डेड नहीं हो सकता, इसलिए उसकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते। मोर डेड, मोस्ट डेड नहीं कर सकते। सर्कुलर है मतलब भाई सर्कुलर है, पूरी तरीके से है। कम सर्कुलर और ज़्यादा सर्कुलर जैसी बातें नहीं होती। हिंदी में हम कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का अपना एक फिक्स रूल होता है। समझ रहे बात को? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। ऐसा नहीं कि जैसे भी करके बना दिया गया है ग्रामर के रूल्स को इंग्लिश में। हिंदी में तो कुछ भी कह देते हैं। बात को समझ रहे हो? अब जरा बात करते हैं, देखो यहाँ पर इतना समझ गए आप अच्छे तरीके से। दूसरा क्लू बताया कि जिसके पहले हम वेरी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कह लेंगे। अब जरा देखो, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले आऊँ। यहाँ पर मैंने किया है कि कीर्ति इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन गरिमा। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल के पहले मोर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि करेक्ट है, क्योंकि ब्यूटीफुल आपका क्या है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। हम ग्रेडिंग इसकी कर सकते हैं, है ना। कोई कम सुंदर, कोई ज़्यादा सुंदर हो सकता है।
इसलिए ये बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे है कि गरिमा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब क्लास में जितनी सारी लड़कियां हैं उसकी तुलना हम किए हैं गरिमा से, और जो होता है वन वर्सेस ऑल है ना, वन वर्सेस ऑल कहने का मतलब है कि एक की तुलना करते हैं सबसे, तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पहले भी देख लिए हम लोग इस चीज़ को। तो यहाँ गरिमा की तुलना हम किए हैं क्लास की बाकी लड़कियों से, तो यहाँ पर हम मोस्ट इंटेलिजेंट कह सकते हैं, और इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटेलिजेंट है आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना, थर्ड नंबर में है रजनीश स्टडी टेबल इज राउंडर दैन दिस टेबल। मतलब एक दिस टेबल है और एक रजनी का स्टडी टेबल है, दो टेबल है, दोनों में बोर्ड है कि रजनी का टेबल ज़्यादा राउंड है। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये गलत हो गया आपका। कैसे? क्योंकि राउंडर लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन भाई जब दो चीज़ों के बीच कंपेयर कर रहे हैं, दो टेबल के बीच कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको तो इसको बनाना ही पड़ेगा, किस में, कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन अभी अभी पढ़े कि राउंड एक ऐसा वर्ड है जिसका हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, है ना, मतलब कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तब तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। लेकिन कंपेयर तो अभी भी करना है मुझे दिस टेबल और रजनीश टेबल से, तो कंपेयर करोगे तो इन दोनों को इक्वल रख करके कंपेयर करो, क्योंकि कंपैरिजन तीन तरीके से किया जाता है, एक इक्वल रख करके, एक ज़्यादा बोल करके, एक कम बोल करके। इक्वल्स टू, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन और लेस देन। बात को समझ रहे हो? मोर और लेस और इक्वल तीन तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, सुपरलेटिव नहीं बना सकते, तो करेंगे क्या, दो चीज़ों के बीच हम अगर कंपेयर नहीं कर सकते, राउंडर नहीं कह सकते, क्योंकि राउंड आपका क्या है, आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते इन दोनों के बीच, तो क्या करेंगे, नहीं कर सकते अगर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल, तो इक्वल तो बता सकते हैं ना कि ये इक्वल है। बात समझ रहे हो? इक्वल तो बोल सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल की स्थिति में आपको एज और एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? तो इसको अगर आपको सुधारना हो तो क्या करोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, रजनीश स्टडी टेबल इज एज राउंड एज दिस टेबल। बात समझ में आई? तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडर देन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तो इसका बना नहीं सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा, एज राउंड एज दिस टेबल। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाए। यही वाला यहाँ पर नोट बताया था आपको, ये वाला, कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होता है, अगर हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कम से कम इक्वल को शो करने के लिए तो कर ही सकते हैं ना, और उस केस में आपको एज और एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ज़रा यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है सोनू सूद इज़ द मोस्ट आइडियल पर्सन इन इंडिया। अब ज़रा देखो भाई, सोनू सूद को बता रहे हैं कि मोस्ट आइडियल पर्सन है, और आइडियल जो है ये अपने आप में नॉन ग्रेडेबल है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, जिसकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर द मोस्ट कैसे इस्तेमाल करोगे, है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सोनू सूद इज़ एन आइडियल पर्सन इन इंडिया। बात को समझ रहे हो? इज़ एन आइडियल पर्सन इन इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब ज़रा देखिए, अच्छा देखो, यहाँ पर किसी दो व्यक्ति के बीच नहीं था कंपैरिजन, एक व्यक्ति के इंडिया के बाकी पर्सन्स जो हैं उससे अगर कंपैरिजन किया गया तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते, लेकिन डायरेक्टली दो पर्सन का यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर दो पर्सन रहता तो या तो पॉजिटिव डिग्री में होता या तो फिर कंपैरेटिव डिग्री में होता। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर रजनीश के स्टडी टेबल को दिस टेबल से हम कंपेयर कर रहे थे, दोनों चीज़ ऑब्वियस था, नज़र आ रहा था स्पष्ट रूप से कि दो चीज़ों के बीच हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दो चीज़ों के बीच कंपेयर नहीं किया गया है। अगर दो चीज़ों के बीच, मतलब सोनू सूद को अगर किसी दूसरे एक्टर के साथ कंपेयर कर रहे होते, स्पष्ट दिख रहा होता, तो वहाँ पर दोनों को हम इक्वल कर सकते थे आइडियल के रूप में। बात समझ रहे हो? तो लिख सकते थे एज आइडियल एज दिस पर्सन, है ना, कोई भी रहता, मान लो शाहरुख खान रहता है तो कहते एज आइडियल एज शाहरुख खान। लेकिन यहाँ पर दो यूनिट जो है वो स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में रखेंगे, सोनू सूद इज एन आइडियल पर्सन इन इंडिया। करेक्ट है यहाँ तक? चलिए फिर है, निशा इज द मोस्ट परफेक्ट एस्पिरेंट फॉर दिस इंडिया, नहीं फॉर दिस एग्जाम होगा यहाँ पर, है ना, गलत है, फॉर दिस एग्जाम, या फिर फॉर दिस एग्जाम भी नहीं, फॉर दिस जॉब रख लो, इसको यहाँ पर जॉब लिख लेना, है ना। यहाँ पर है निशा इज द मोस्ट परफेक्ट एस्पिरेंट फॉर दिस जॉब।
अब जरा देखो, परफेक्ट के पहले यहाँ पर मोस्ट लिख दिया है, तो भाई कोई व्यक्ति कम परफेक्ट और ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, वो अपने आप में एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है ना। तो इसको हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसके पहले द परफेक्ट करना गलत होगा। क्या लिखना पड़ेगा, निशा इज द परफेक्ट इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब। यहाँ पर देखो यहाँ पर द मोस्ट को हटाना पड़ेगा आपको। कह सकते हो कि सर द क्यों नहीं लिखेंगे, हाँ द भी लिख सकते हैं, रुको एक सेकेंड, द भी लिख सकते हैं, है ना, और फिर ए भी लिख सकते हैं। निशा इज द परफेक्ट एस्पिरेंट फॉर दिस जॉब, है ना। फिर बोल सकते हैं निशा इज अ परफेक्ट एस्पिरेंट फॉर दिस जॉब। ये यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है ना, द आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। अब ए क्यों यूज हुआ है, क्योंकि एस्पिरेंट यहाँ पर नाउन है, इसके पहले एक एडजेक्टिव आया है, इसलिए ए का प्रयोग हम कर सकते हैं, डिटरमिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं एक बार देखते हैं। पहले रूल को एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक होता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव, दूसरा होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए तो इसका नाम पड़ा ग्रेडिंग, है ना। ग्रेडेबल, ग्रेडिंग कर पाएंगे इसका। नॉन ग्रेडेबल का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जिसकी ग्रेडिंग हम नहीं कर सकते। बात को समझ रहे हो, मतलब वो खुद में एब्सोल्यूट होता है, सुप्रीम होता है ना। उसको हम मोस्ट और मोर कह के ज़्यादा और कम नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद में अपने आप में एक कंप्लीट है। क्लियर, तो यहाँ आप समझ गए कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, जिसकी ग्रेडिंग हम नहीं कर सकते, उसको कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो यहाँ तक आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जब क्या है कि दो लोगों के बीच कंपेयर ही करना हो और वहाँ पर आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव आ गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, और एज का इस्तेमाल करके हम दोनों को पॉजिटिवली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करके। क्लियर, अब जरा देखो यहाँ पर है कि गरिमा इज अ वेरी गुड लर्नर ऑफ वोकैबुलरी एंड शी इज़ द मोस्ट परफेक्ट इन इट। अब देखो परफेक्ट के पहले मोस्ट का इस्तेमाल हुआ, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या करोगे आप इसको, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, शी इज परफेक्ट इन इट, है ना। द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ए और एन का भी इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि द और ए एन के लिए आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था। तो परफेक्ट तो अपने आप में एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई भी आपका नाउन नहीं आया है। क्लियर, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप समझ गए कि शी इज परफेक्ट इन इट होगा, द मोस्ट को यहाँ से हटा देना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इसकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर है इवन द मोस्ट आइडियल पर्सन। अब भाई आइडियल आ गया है, तो इसके पहले द मोस्ट कैसे लगाओगे, मोस्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब कहोगे कि सर द तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, चेक करो। इवन द आइडियल पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एर्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। अब देखो ये एक समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पूरे सेंटेंस को, है ना। अब ग्रामर को समझ रहे हो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हम द को लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि द आया है पर्सन के लिए, है ना। तो इतना तो हम जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि द ए एन जो डिटरमिनर का काम करता है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। जैसे इसके पहले वाले सेंटेंस में हम यहाँ पर कहाँ था, ये वाला था, है ना, कहाँ गया वो, अभी एक एग्जांपल बताया था ना आपको। चलिए उतना सोचने की ज़रूरत नहीं, ये वाला है ना, इसके पहले वाला में ही शी इज़ परफेक्ट इन इट, यहाँ पर द नहीं रख सकते थे और यहाँ पर हम द रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द के बाद कोई भी नाउन नहीं था द के लिए। क्लियर, लेकिन यहाँ पर द के लिए है यहाँ पर पर्सन। तो इतना आप समझ रहे हो कि कोई नाउन आना चाहिए। चलिए इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। द चीफेस्ट अक्यूज्ड इन दिस केस इज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार हो जाना। अब यहाँ पर देखो चीफेस्ट है, चीफेस्ट का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि चीफ एक ऐसा वर्ड है, वैसे भी चीफेस्ट शब्द डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता आपका, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीफ होगा, है ना, यहाँ पर चीफ होगा। द चीफ अक्यूज्ड, मुख्य अक्यूज्ड जो था, अपराधी था, है ना, तो चीफेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पर चीफ ही रखना पड़ेगा, यहाँ से EST को हटाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट। अब भाई यूनिक है अपने आप में एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तो इसके पहले मोस्ट कैसे लगाओगे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा,
मैंगो, मैंगो द फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, द को यहाँ से हटा ही दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंगो अ फ्रूट लिखो, ज़्यादा सूट करेगा, है ना। मैंगो अ यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया। द भी रख सकते हो आप, द भी रख सकते हो, क्यों, क्योंकि ए रखो या फिर द रखो, यहाँ पर आपका फ्रूट आया है ना, एक नाउन है। अब कहोगे सर यूनिक है तो यहाँ पर एन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिक को हम ऐसे साउंड करते हैं, यूनिक हिंदी में, है ना। तो अगर साउंड इसका वावेल नहीं है तो इसके पहले एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझ गए आपकी क्या करना है। मैंगो द यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, है ना। तो द भी रख सकते हो, ए भी रख सकते हो। मोस्ट को यहाँ से लेकिन हटाना पड़ेगा क्योंकि यूनिक आपका क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। फिर ही इज़ द मोस्ट आइडियल टीचर फॉर अस। भाई मोस्ट कैसे लिखोगे जब आइडियल अपने आप में क्या है आपका, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो लिखोगे ही इज़ द आइडियल टीचर फॉर अस, है ना। और फिर ही इज़ अ लिखो, है ना, अ लिखो द लिखो, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। अब देखो मोस्ट आइडियल कैसे लिखोगे, मोस्ट को हटाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द आइडियल सिचुएशन, और फिर एन आइडियल सिचुएशन लिख सकते हो, एन आइडियल सिचुएशन। ठीक है। द का प्रयोग तब करेंगे जब चीज़ें डेफिनिट है, नहीं है तो ए और एन का प्रयोग करेंगे। अभी मेन मेरा मकसद क्या था समझाना, यहाँ पर मेन मकसद समझाना ये था कि कौन ग्रेडेबल है कौन नॉन ग्रेडेबल है। अगर ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव अगर यहाँ पर आ गया तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बना सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर द मोस्ट परफेक्ट कपल विल बी अवॉर्डेड टुनाइट। अब देखो यहाँ पर मोस्ट परफेक्ट कैसे लिखेंगे, मोस्ट तो रख ही नहीं सकते, तो यहाँ लिखना पड़ेगा द परफेक्ट कपल विल बी अवॉर्डेड टुनाइट, है ना। क्यों? क्योंकि परफेक्ट के पहले हम द इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि परफेक्ट अपने आप में क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। क्लियर। तो सारे क्वेश्चंस को देख लिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, ऑफ ऑल द मिलिटेंट ग्रुप्स। अब जरा देखो ऑल के बाद द क्यों आया है, ये आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ रूल में कि भाई बोथ और ऑल के बाद जो भी नाउन आता है उसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑल आया है इसलिए द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर है ऑफ ऑल द मिलिटेंट ग्रुप्स हमारा वतन इज द मोस्ट एक्सट्रीम। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सट्रीम अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग क्यों करोगे, तो यहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा द का प्रयोग कर सकते हैं क्या, इसको भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि द के लिए इसके लिए कोई ना कोई नाउन आना चाहिए था, तो द तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब द के बाद यहाँ पर कोई नाउन तो है ही नहीं, है ना। तो द को भी नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली एक्सट्रीम रखो। क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ ऑल द मिलिटेंट ग्रुप्स हमारा वतन इज एक्सट्रीम, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ए और एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते, ना द मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारे जो बीच बीच में मैं बताते रहता हूँ, ये बेसिक से रूल्स है बीच बीच में, है ना, जैसे ए एन का प्रयोग, द का प्रयोग, तो ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। अब ज़रा देखो फिर से इस रूल को एक बार रिवीजन कर लो कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव उसको कहते हैं जिसकी हम ग्रेडिंग कर पाएंगे, जिसको हम मोर और लेस कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। लेकिन नॉन ग्रेडेबल का मतलब है कि जिसकी हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, जिसको हम डिग्रीज में नहीं बांट सकते। समझ रहे हो, मतलब अपने आप में एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को बता रहा होता है, मोर और लेस उसका नहीं बनाया जा सकता। इसमें से ये सारे वर्ड्स हैं, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 2-3 बार बोल करके पढ़ लेना, ये दिमाग में आपका बैठा रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर बहुत सारे देखे क्वेश्चंस, अब हम क्या करेंगे इसके आगे वाले। अब एज और एज का प्रयोग अभी हमने देखा कि नॉन ग्रेडेबल को अगर हमें करना ही है कंपेयर, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में रख करके करेंगे, वहाँ पर दैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में करोगे तो एज और एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था वहाँ पर कि सिर्फ नॉन डिग्रेडेबल लिखा गया है ना, नॉन ग्रेडेबल होना चाहिए, डी को यहाँ पर हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या है कि एज और एज का इस्तेमाल सिर्फ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में हम नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं था। मतलब ग्रेडेबल हो चाहे नॉन ग्रेडेबल हो, हम तो उसको एज और एज में रख करके बना ही सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, है ना। लेकिन उस केस में था कि अगर हमें कंपेयर करना ही है तो पॉजिटिव डिग्री में करना पड़ेगा और एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली पूछ भी लेना किसी भी तरीके से, लेकिन मुझे इतना तो लग रहा है कि इतने साफ शब्दों में इतने अच्छे तरीके से लिख करके, इतने अच्छे तरीके से जो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे, है ना। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट अराइज होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर तो दिया ही हुआ है। अब ज़रा देखो
तो क्या है भाई कि सिर्फ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को नहीं रख सकते यहाँ पर एज और एज के बीच में, जबकि हम कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम जब बराबरी की बात वहाँ पर कहेंगे, है ना, तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री हम बना सकते हैं उसको एज और सो और एज का प्रयोग करते हुए। क्लियर। अब यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एज और सो और एज के बीच में क्या डिफरेंस है दोनों के यूजेस में, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही साथ सब डाउट्स को क्लियर करा दूँ, क्योंकि यहाँ पर नोट के रूप में यहाँ पर आया था एज और एज करके, है ना। तो अभी जितने सारे एज और एज से रिलेटेड हैं, सो और एज के बीच जो कन्फ्यूजन है एज और सो और एज के बीच, सारा कुछ अभी मैं चाहता हूँ कि आपका क्लियर हो जाए, है ना। बाद की चीज़ें बाद में रह जाती हैं, अभी आप इससे रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको साथ साथ में कर दिया हूँ। देखो, अब मैं आपको एक कुछ कहानी बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए मेरे जैसा याद रख पाओ, जैसे मैं याद रखा हूँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखो, यहाँ पर एज और सो है, यहाँ पर सो और एज है ना। अब देखो, मैं दो गधे की कहानी सुनाता हूँ, मतलब तीन गधे की कहानी बताऊंगा। आप इस रूल को हमेशा के लिए याद रख पाओगे, कभी नहीं भूलोगे। देखो कैसे, यहाँ एज एज से रिलेटेड इसलिए गधे की मैं बता रहा हूँ क्योंकि एज मतलब एस, है ना, एस मतलब क्या, गधा, है ना। तो गधे को हम एस कहते हैं। अब जरा देखो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस एस को इस एज से आप क्या करो, कंपेयर कर पाओ। क्लियर। देखो, एज और एज यहाँ पर कितने गधे हैं, दो गधे हैं, और इसमें कितने गधे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही गधा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो गधा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गधा है, इतना ध्यान रखोगे। फिर से मैं एक बार छाप देता हूँ ताकि आप अच्छे से ध्यान रख पाओ। यहाँ पर दो गधे हैं और यहाँ पर आपका एक ही गधा है ना। अब इन तीनों की कहानी मैं बताता हूँ। जैसे कि एक रूम में दो गधे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब अपने से रिलेट मत कर लेना, आप लोग कर भी लोगे तो परमानेंट आप याद रख पाओगे इसको। तो दो गधे हैं यहाँ पर, ठीक है, दो गधे हैं, एक रूम में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर सिंगल गधा है जो रूम में क्या करता है, अकेला बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। तो कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर, तो वही है। एक कमरे में अगर एक गधा बैठ करके पढ़ाई कर रहा है तो उसके दिमाग में हमेशा निगेटिव चीज़ ही उपजेंगी। बात को समझ रहे हो। अगर कोई एक गधा है, एक रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर निगेटिव चीज़ को ही सोचेगा। लेकिन अगर आपके साथ दो लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, किसी एक के दिमाग में अगर नेगेटिव चीज़ उत्पन्न हो गया तो दूसरा हो सकता है आपको रोकेगा कि भाई ऐसा नेगेटिव मत बनो, और यहाँ पर इसको रोकने वाला कोई नहीं था, देख पा रहे हो, वो अकेला था। तो ये नेगेटिव सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक गधा जो है, अगर वो नेगेटिव सोचता है तो दूसरे गधा उसको मना करेगा, भाई नेगेटिव मत सोच। तो इस तरीके से ये वाला गधा क्या करेगा, पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट करेगा। तो नेगेटिव तो कोई भी सोच सकता है, लेकिन इसको रोकने वाला दूसरा गधा है तो ये पॉजिटिव ही सोचेगा। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर स्टोरी का मतलब ये है कि अगर एक गधा है, एज है, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचेगा। अगर दोनों गधे हैं तो नेगेटिव भी सोच सकता है और पॉजिटिव भी सोच सकता है। तो ये रूल जो है एज और सो एज का, इसमें यही फ़र्क है कि अगर सिंगल गधा आया है तो वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। अगर दो गधे आए हैं तो नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, तीनों तरीके के सेंटेंस को क्या करेंगे, ये दोनों गधे मिलकर के सॉल्व करेंगे, या फिर तीनों तरीके के जो थिंकिंग होते हैं वो ये सोच पाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये मेरा समझाने का मतलब था, मुझे उम्मीद है आप सीख पाए होंगे। देखो, अब यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, यहाँ पर रूल कह रहा है कि एज और एज जो है उसके बीच कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब आ सकता है। मतलब यहाँ पर दो गधे हैं जो अफर्मेटिव भी है, मतलब पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों तरीके के सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक गधा निगेटिव ही सोचेगा हमेशा, लेकिन इसके साथ कोई दूसरा रोकने वाला है, इसको रोक पाएगा, तो इस तरीके से वो पॉजिटिव ही सोचेगा, है ना। और इस तरीके से दूसरा गधा ही क्वेश्चन राइज करेगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बन पा रहा है ना। तो मान लिया जाए एक रूम में एक ही गधा है, वो किसी से क्वेश्चन पूछ पाएगा क्या अकेले में, नहीं ना पूछ पाएगा। तो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, इसका मतलब है कि ये सिंगल गधे वाले को हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना। पॉजिटिव तो ये बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अकेले में बैठ करके कोई भी पढ़ता है तो नेगेटिव थिंकिंग आती है। मतलब आप अपने से रिलेट मत कर लेना इस चीज़ को, बस कहानी भर रहने देना इसको, है ना। कहोगे नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं सोचता, भाई आप गधे थोड़े हो, मैं गधे की बात कह रहा हूँ ठीक है।
तो यहाँ पर है कि अगर सिंगल गधा है तो वो हमेशा निगेटिव सोचेगा, अगर 2 गधे हैं तो एक गधा निगेटिव सोचेगा, फिर उसको दूसरा रोकेगा तो वो पॉजिटिव भी सोचेगा, है ना। और हो सकता है उससे क्वेश्चन भी पूछेगा कि ऐसा क्यों, हाउ, है ना, व्हेन, ऐसे करके पूछ सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी इस्तेमाल वहाँ होता है। तो इसका मतलब ये है कि एज और एज का इस्तेमाल हम तीनों तरीके से कर सकते हैं। 2 गधे हैं तो अफर्मेटिव भी होंगे, 2 गधे हैं तो निगेटिव भी होंगे, 2 गधे हैं तो इंट्रोगेटिव भी होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन सो और एज जो है, जहाँ पर एक ही गधा है, तो अगर यहाँ पर एक ही गधा है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब हम दोनों रूल्स को देखते हैं एक साथ। यहाँ पर क्या बोला है एग्जाम्पल में कि द राउंडर अप का मतलब जो सेकंड विनर होता है ना, द राउंडर अप कुड नॉट सिंग एज नाइसली एज द विनर। तो यहाँ पर एज है, मतलब 2 गधे हैं, 2 गधे हैं और सेंटेंस आपका निगेटिव है, बिल्कुल सही है ना। और बीच में नाइसली आया एडवर्ब, तो एडवर्ब सही है ना, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस में 3 एग्जाम्पल्स है। इस सेंटेंस में बोला है कि ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है। अब चेक करो कि यहाँ पर सो और एज में कितने गधे हैं, एक ही गधा है। एक ही गधा है तो अकेला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल इसका हम नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, पहले वाले सो को हटा करके एक और गधे को ले आओ, है ना। तो ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज आई एम, इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। रिपीट करके देख लेना अगर चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अभी बताया कि एक ही गधा है उस कमरे में, तो ये किसी से क्वेश्चन पूछ पाएगा नहीं। और यहाँ पर सो और एज में कितने गधे हैं, एक ही, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, एक और गधे को लाना पड़ेगा और सो की जगह पर एज पुट करना पड़ेगा। क्लियर है। आगे देखो, यहाँ पर आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट माई प्रिपरेशन इज सो गुड एज हीज। अब यहाँ देखो भाई, सो आया है, एज आया है, बीच में आपका गुड आया है जो कि आपका एडजेक्टिव है। देखो कितने गधे हैं, एक ही गधे हैं। क्या ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट माई प्रिपरेशन इज सो गुड एज हीज। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस तो नेगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है। तो एक ही गधा है जो कि पॉजिटिव कभी नहीं सोचता कहानी के अनुसार, है ना। अब ये कभी आपका पॉजिटिव नहीं सोच पाता, एक ही गधा है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो सेंटेंस का नेगेटिव होना चाहिए था। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 2 गधे को ला करके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, एज गुड एज हीज। कौन कौन समझ पा रहे हो, बता दो भाई, है ना। क्योंकि अगर निगेटिव रहता तो सही हो जाता, है ना, क्योंकि निगेटिव जो है वो सो और एज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर एक ही गधा है। समझ पा रहे हो। लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है और एक ही गधा होने की वजह से ये पॉजिटिव सोच नहीं पाएगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 गधे का आना जरूरी है, एज गुड एज हीज। क्लियर। फिर तीसरा है, सेम रूल है, सेम वाला एग्जाम्पल है ऊपर वाला कि द रनर अप, ये राउंडर अप लिख दिया था, रनर अप लिखा था, रनर अप, है ना, राउंडर अप पढ़ रहा था क्या, पता नहीं, जो भी आप लोग समझदार हो उतना। अब यहाँ पर क्या है, द रनर अप कुड नॉट सिंग सो नाइसली एज द विनर। यहाँ पर क्या है, सेम सेंटेंस है, यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंटेंस था, सो लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, एक ही गधा है तो नेगेटिव तो सोचता ही है, तो ये बिल्कुल ही आपका करेक्ट है। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि हम एज और सो और एज का प्रयोग हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनाने में करते हैं, 2 चीज़ों को इक्वल बताने के लिए कर रहे होते हैं, है ना। वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कम और ज़्यादा, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है कम और ज़्यादा बताने वाला, उसका इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझोगे, यहाँ पर है क्वेश्चन है, ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड। अब भाई एज और एज का इस्तेमाल हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री बनाने में, यहाँ पर फास्टर आ गया है, फास्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना, फास्ट आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, देखेंगे कभी बाद में। लेकिन यहाँ पर फास्टर आ गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह नहीं आया है क्योंकि ये वॉक्ड के बाद आया है, तो ये एडवर्ब है ना। तो किसी भी यहाँ पर एज और एज का इस्तेमाल हुआ है जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ गया फास्टर, जो कि गलत है। क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, ही वॉक्ड एज फास्ट, है ना, फास्ट रखना पड़ेगा। बात को समझ गए, क्यों, क्योंकि हम एज और सो और एज का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनाने में करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर है आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। अब देखते हैं यहाँ पर कितने सारे रूल्स आपको सीखने को मिलेगा। देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप भी सीख जाओगे, मतलब रूल को पढ़ करके तो आप भी जान जाओगे, लेकिन इसमें और कौन सी बातें छुपी हुई हैं ये तो बताना टीचर का काम है, और आप तभी सीख पाओगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर है चेक करो, और अगर कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर क्या एरर है और उस एरर को हटा करके हम क्या पुट कर सकते हैं, ये भी आप मुझे बताओगे। क्लियर? मतलब आप इसको पॉज करो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो खुद से बनाने की। अब जरा हम चलते हैं, यहाँ पर है आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। अब एज का इस्तेमाल हुआ है ना, और एज मतलब दो गधे हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। और इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि एज और एज का इस्तेमाल करेक्ट है, लेकिन बेस्ट का यहाँ पर यूज़ कर दिया गया है जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में और कंपेरेटिव डिग्री में एज और सो और एज का इस्तेमाल हम नहीं करते, है ना। तो करना क्या पड़ेगा, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना पड़ेगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव डिग्री में तो भाई इसको गुड कर देते हैं, है ना, गुड कर देते हैं, समझ रहे हो बात को। तो गुड कर दिए, चलो सही हो गया, लेकिन फिर भी ये गलत है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे गलत है सर, रूल के हिसाब से तो सही है, लेकिन फिर यहाँ पर एरर क्या है। तो यहाँ पर एक और भी रूल छुपा हुआ है जो गुड और वेल के बीच में फ़र्क बताता है आपको। गुड और वेल में दोनों का मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि गुड जो है ये एडजेक्टिव होता है, वेल जो है ये एडवर्ब होता है ना। ये भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन कब होता है इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। मतलब गुड, बैड, वेल और इल, ये चारों शब्द में जितना सारा कन्फ्यूजन है कल मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी गुड और वेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो कल मैं इसके बीच और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो यहाँ पर इसका वास्ता है ना, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन गुड, बैड, वेल और इल, ये चार शब्द काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, है ना, यूजेस में। तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो कल बना दूंगा आपके लिए, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को और अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, पूरे ग्रामर में मैं बता रहा हूँ, और कोई भी एस्पेक्ट नहीं है ग्रामर का। मतलब अगर मैं एक रूल को बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड कोई दूसरा एस्पेक्ट भी होता है, जिससे क्या करते हैं लोग, गलतियाँ कर बैठते हैं। तो कोई भी तरीके से वहाँ पर कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे तरफ से ये भरपूर कोशिश है, बशर्ते आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितने जल्दी याद रख पाते हो, या फिर कितने बार रिवीजन कर पाते हो, है ना। तो इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। अब ज़रा देखो, अब मैंने बताया कि एज और एज का इस्तेमाल हम बेस्ट के लिए नहीं कर सकते, मतलब सुपरलेटिव के लिए नहीं कर सकते, तो गुड को रख देते हैं। फिर भी ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गुड आपका एडजेक्टिव होता है, वेल आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब ही होगा सिर्फ, है ना। गुड तो एडवर्ब नहीं है। अब जरा चेक करते हैं, फिर से देखते हैं कि कैसे गलत है ये, कि सर कैसे पहचानेंगे कि अगर यहाँ पर गुड दे दिए तो कैसे गलत है। क्योंकि ये गुड जो है, हो सकता है इस क्वेश्चन तो नाउन है, नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बता सकता है, फिर भी ये गलत कैसे है। तो देखो कैसे गलत है, मैं बताता हूँ। वेल को रख करके एक बार देखो और एक बार गुड को रख करके। आई आंसर्ड द क्वेश्चंस गुड, अगर ये क्वेश्चन नाउन की विशेषता बता रहा है, तो भाई जरा समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है कि अगर ये क्वेश्चंस की विशेषता बताता तो गुड क्वेश्चंस हो जाता। आई आंसर्ड द गुड क्वेश्चंस, है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से गलत हो जाता आपका, और क्वेश्चंस के पहले आपका गुड आ रहा होता, लेकिन यहाँ पर बाद में आ रहा है। पहला तो ये क्लू ये था। कई बार ऐसा होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो VING वाला फॉर्म और V3 वाला फॉर्म जो देखे थे, वो कई बार देखे थे कि नाउन के बाद भी आता है ना। लेकिन ये सीधा सीधा जो गुड है, ये इसको आना चाहिए था क्वेश्चंस के पहले, तब वो करेक्ट हो सकता था। लेकिन समझने वाली बात है, यहाँ जो फोर्स दिया गया है ये क्वेश्चंस के ऊपर दिया गया है या फिर आंसर के ऊपर, यहाँ पर ये बता रहा है। और इस आई कुड से भी ये चीज़ क्लियर है, कुड जो है ये एक वर्ब को शो कर रहा है, चाहे जिस तरीके का भी वर्ब हो, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा होता है कि आंसर पे फोकस किया गया है, ना कि क्वेश्चंस पे। समझने की कोशिश करना, मतलब फिर से आप समझो, अगर यहाँ पर गुड लिख देते हैं और यहाँ पर वेल लिख देते हैं, है ना, ये आंसर यहाँ पर क्या है, वर्ब है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ना कि एडजेक्टिव, पहली बात। अब पढ़ करके देखो कि कैसे कैच कर पाओगे कि ये किस तरीके का सेंस देता है। तो यहाँ पर गुड क्वेश्चंस कहने का मतलब नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैंने आंसर किया अच्छे तरीके से। बात समझ पा रहे हो, थोड़ा सा एक कह सकते हो कि सूक्ष्म है, शटल है एक रूल, है ना, उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो है ये
क्वेश्चंस पे फोकस नहीं किया है, ये फोकस किया है आंसर पे, कि मैंने आंसर को अच्छे तरीके से दिया, मतलब मैं जितना अच्छे तरीके से दे सकता था उतने अच्छे तरीके से दिया। तो क्या दे पाया? आंसर दे पाया, क्वेश्चंस नहीं, आंसर दे पाया अच्छे तरीके से। इसलिए यहाँ पर गुड आपका गलत था, वेल लिखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख पा रहे होगे, है ना। अगर आप लोग इस चीज़ को पकड़ पा रहे होगे तो मुझे लग रहा है कि आप उस स्टेज में पहुंच गए हो कि मैं सारे जितने एडवांस लेवल के रूल्स होते हैं अगर मैं उसको बताऊं तो आप कैच कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर यही कहने का मतलब था कि आई, चाहे तो आप इसको ब्रेक करके देखो, सोचो, आई आंसर द क्वेश्चंस वेल, है ना। आप यहाँ पर सिर्फ वेल लिखो, इतना अभी आप भूल जाओ, है ना। एज और सो एज का प्रयोग आप अभी भूल जाओ। अगर आप लिखते हो यहाँ पर कि आई आंसर द क्वेश्चंस वेल, तो क्या करेक्ट है सेंटेंस? बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आंसर को मॉडिफाई कर रहा है वेल। अगर आप लिखते हैं आई आंसर्ड द क्वेश्चंस गुड, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाता, है ना। मतलब आप अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को, आप अच्छे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हो। समझने वाली बात है। इसलिए वेल यहाँ पर करेक्ट था और गुड यहाँ पर गलत था। समझ गए बात को? अब जरा देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसको रखते गुड के पहले, मतलब क्वेश्चंस के पहले गुड होता, तो भला कुछ सही माना जा सकता था कि आई आंसर्ड द गुड क्वेश्चंस, मतलब मैं सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस को आंसर किया। लेकिन यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं था, यहाँ पर मतलब था कि मैं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आंसर दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वेल आपका करेक्ट होगा, ना कि गुड। मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे अच्छे तरीके से। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता हैज़ ड्रिवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फास्ट एज मिस्टर खन्ना हैज़। अब ज़रा देखो यहाँ पर एज और एज का इस्तेमाल हुआ है, सो और एज का, सॉरी, सो और एज का, है ना। बीच में फास्ट है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री का है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए इतना मान लिए। अब यहाँ पर देखो गलत क्या है। यहाँ पर बोला है कि गुप्ता, मिस्टर गुप्ता हैज़ ड्राइवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फास्ट एज खन्ना हैज़। क्या एरर है बता दो। अब ये जो पूरा सेंटेंस है अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो सो और एज में कितने गधे हैं? एक गधा। एक गधा हमेशा नेगेटिव चीज़ सोचता है, तो एक गधा जब भी रहे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव में तो इस्तेमाल होता नहीं। तो पॉजिटिव में अगर इस्तेमाल नहीं होता तो यहाँ पर पॉजिटिव ही सेंटेंस है पूरा, तो कैसे कर दिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गधे के साथ एक और गधा लाना पड़ेगा जो इसको पॉजिटिव बना पाए। बात को समझ गए? तो मिस्टर गुप्ता हैज़ ड्रिवन ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज खन्ना हैज़। मुझे उम्मीद है आप सीख गए अच्छे तरीके से। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मीनाक्षी परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज बेटर देन संगीतास बट नॉट सो बेटर एज माधुरीज। अब देखो भाई, बेटर देन संगीतास, दो एपोस्ट्रॉफी वाला है, मतलब पॉजेसिव केस वाला है। इसके बीच हम लोग क्या किए हैं, कंपैरिजन किए हैं। फर्स्ट जो आपका पॉजेसिव केस का है नाउन, उसके साथ आपका परफॉर्मेंस एक नाउन आया है ना। अब ज़रा देखो, इसका नाउन अगर आया है तो इसके साथ नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर हम करते हैं संगीतास, एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। इस चीज़ को पहले देख चुके हैं हम लोग, है ना। अब क्या है कि यहाँ तक तो सही था, लेकिन बट कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस आया है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है बट, आगे वाले सेंटेंस को देखो, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? कहोगे सर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो एक ही गधा कैसे आएगा नेगेटिव सेंटेंस में? नहीं नहीं नहीं, सोचने वाली बात है। नेगेटिव सेंटेंस में तो हम एक ही गधा हो या फिर दोनों गधे हों, हम तो इस्तेमाल करते ही है नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर बेटर का इस्तेमाल गलत है। क्या लिखना पड़ेगा? सो गुड, है ना, सो गुड लिखना पड़ेगा। अब समझने वाली बात है कि गुड होगा या फिर वेल होगा। तो मीनाक्षी परफॉर्मेंस, यहाँ पर कहा जा रहा है परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में कहा जा रहा है, जो कि एक नाउन है ना। परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो नाउन के लिए हम गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो मीनाक्षी परफॉर्मेंस in the film was better than Sangeeta's but not so good as Madhuri's। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटर देन का इस्तेमाल हुआ था, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि दो लोगों के बीच कंपैरिजन था, माधुरी, मीनाक्षी और संगीता के परफॉर्मेंस के बीच। लेकिन यहाँ पर अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आया हुआ था सो एज, जो कि आपका सो एज का इस्तेमाल
किसमें होता है, नेगेटिव सेंटेंस में, उस तरीके से सही है। बेटर नहीं होता क्योंकि सो और एज का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुड का इस्तेमाल किया गया। क्लियर है। वेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है जो कि एक नाउन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है दीज डेज, मतलब आजकल, जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये नाउन है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपका नाउन है। आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एज और एज का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस आपका निगेटिव है और निगेटिव में हम दोनों तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बेटर है जो कि आपका एक बिल्कुल ही गलत है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कहा जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा, है ना। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के लिए गुड का इस्तेमाल करेंगे, बैड का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर गुड लिखना पड़ेगा। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। क्लियर। बोलते बोलते थक जाता हूँ यार मैं भी। अब ज़रा समझने वाली बात है, एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि एज वेल एज में दो तरीके से कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। पहली बात कि एज वेल एज का जो यूज होता है ये कंजंक्शन की तरह भी होता है, कंजंक्शन की तरह भी होता है, और कई बार ये वाला वेल जो है ये एडवर्ब की तरह काम करता है। इन दोनों के बीच कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है, अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस रूल में वही समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें अभी आप कुछ देर के लिए भूल जाओ। जैसे पिछले 2 क्लास में मैं बोला था कि अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ बाकी चीज़ों को भूल जाओ, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो, ठीक है। कि जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझ रहे हो कि और भी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको एक्स्ट्रा चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो मैं समझाऊंगा उसी पर फोकस करना। अब मैं क्लियर कर दूँ कि क्या समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर जो एज वेल एज है ये कंजंक्शन की तरह काम किया है, या फिर इसमें जो वेल है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये आपको समझना है बस, और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर ये एज वेल एज कंजंक्शन की तरह काम किया है तो ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करेगा, जोड़ रहा होगा, है ना। सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, ये हमेशा याद रखना। कंजंक्शन जो भी होता है वो सिमिलर, मतलब अगर ये नाउन है तो दो नाउन को जोड़ेगा, दो प्रोनाउन है तो दो प्रोनाउन, दो सब्जेक्ट है दो सब्जेक्ट, है ना। और फिर दो वर्ब है तो दो वर्ब। बात को समझ गए। इस तरीके से कंजंक्शन का काम होता है, सिमिलर नेचर का होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को जोड़ता है। अब आगे बात करते हैं इस सेंटेंस में, चेक करो। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, क्या ये कंजंक्शन की तरह काम किया है? बिल्कुल किया है। हरी यहाँ पर क्या है, हिज ब्रदर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ ब्रदर नाउन है, हरी आपका नाउन है, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है और फिर दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर। अब कहोगे सर यहाँ पर इज का इस्तेमाल कैसे हुआ, तो ये बाद का रूल है, क्योंकि एज वेल एज कंजंक्शन जो होता है इसके फर्स्ट वाला जो आपका होता है क्या, जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट नाउन होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर इज का प्रयोग, आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हरी सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ आपको देखना था कि क्या दो नाउन के बीच क्या कर रहा है, कंजंक्शन ये जोड़ रहा है, बिल्कुल ही जोड़ रहा है, और फिर दो सब्जेक्ट के बीच, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर एज वेल एज किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है ना। यहाँ पर ये वेल जो है ये एडवर्ब का काम नहीं कर रहा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि यहाँ एज वेल एज का अर्थ है नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्योंकि देखो यहाँ पर मतलब है के साथ साथ, है ना, के साथ साथ, ये इसका मतलब होता है, मतलब ये भी और वो भी, ऐसा इसका मीनिंग होता है ना। अब देखो हरी के साथ साथ उसका भाई भी पार्टिसिपेट कर रहा है कंपटीशन में, इसका ये मतलब हुआ के साथ साथ। लेकिन वेल रहता, सिर्फ वेल अगर एडवर्ब का काम कर रहा होता तो इसका अर्थ निकलता अच्छा। समझ पा रहे हो, इसका अर्थ क्या निकलता, अच्छा निकलता। और दो मीनिंग है यहाँ पर, एक वेल का मतलब कुआं भी होता है भाई, तो वहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर पढ़ने का। यहाँ पर मीनिंग बस ये मुझे बताना है कि एक अच्छा के मीनिंग में आया है, एक के साथ साथ के। अगर के साथ साथ के मीनिंग में आया तो इसका मतलब है कि वो कंजंक्शन का काम किया है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा और अच्छा का काम कर रहा है, मतलब ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। वो मुझे समझाने का मतलब था, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ था ये, है ना। इसके ऊपर किस तरीके से पूछा जाता है आप समझ जाओगे अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। तो यहाँ पर एज वेल एज क्या था, यहाँ पर एक साथ यूज हुआ था, है ना। और यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा था, दो चीज़ों को जोड़ रहा था, सिमिलर चीज़ों को। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें है हिमांशु प्लेज द गेम एज वेल एज रजनीश डज। यहाँ पर क्या बोला है कि हिमांशु जो है गेम को खेलता है और उतना ही अच्छा से खेलता है जितना अच्छा से ये रजनीश खेलता है ना। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एज वेल एज का इस्तेमाल हुआ है, क्या इसका मतलब के साथ साथ है? मतलब क्या कहने का है कि क्या ये इसका मतलब साथ साथ है? देखो मीनिंग पढ़ो, हिमांशु प्लेस द, वैसे ग्रामर के बुक पढ़ोगे ना तो यहाँ पर दे देगा के साथ साथ के मीनिंग में है कि नहीं, लेकिन मैं डेप्थ में बता रहा हूँ पहचानने का कि यहाँ पर क्या के साथ साथ में मीनिंग नहीं हो पा रहा है। देखो तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि हिमांशु जो खेलता है गेम को उसके साथ साथ रजनीश भी खेलता है, तो यहाँ पर के साथ साथ का मीनिंग तो आप निकाल ही लोगे एग्जाम में, है ना, ऐसे ही कंफ्यूज करोगे। तो बुक पढ़ोगे तो इतना ही समझ में आएगा, तो लगेगा कि एज वेल एज यहाँ पर क्या है, एक कंजंक्शन का काम किया है। लेकिन आगे भी सोचना है, थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना है, क्या एज वेल एज दो चीज़ों को, समान चीज़ों को जोड़ रहा है? यहाँ पर द गेम है और यहाँ पर रजनीश है। एक आपका क्या है, एक आपका अलग तरीके का नाउन है, दूसरा अलग तरीके का नाउन है। गेम को हम रजनीश से कैसे जोड़ेंगे, सोचने वाली बात है। राम को श्याम से जोड़ेंगे, है ना, इस तरीके से मतलब दो पर्सन के बीच हम कर सकते हैं। एक आपका द गेम है जो कि एक थिंग है, अलग ही तरीके का। रजनीश है, एक अलग तरीके का नाउन है। दो चीज़ों को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि के साथ साथ का मीनिंग तो आ रहा है, लेकिन दो चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं जोड़ पा रहे हैं, है ना। जोड़ेंगे तो ये कंजंक्शन होगा, लेकिन जोड़ना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि द गेम को हम रजनी से कैसे जोड़ेंगे? हिमांशु से भला जोड़ सकते थे। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो भी वेल आया है ये आपका किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, एज प्लस एडवर्ब प्लस एज, जो कि वेल यहाँ पर एडवर्ब का काम किया है। कैसे, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अच्छा मीनिंग आ रहा है, ना कि के साथ साथ। अगर के साथ साथ आप मीनिंग निकाल रहे थे तो ठीक है, के साथ साथ के तरीके से आप मीनिंग निकाल रहे थे, मैं मान लिया कि वहाँ तक सही है। लेकिन देख रहे हैं कि दो चीज़ों को वो ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि के साथ साथ का मीनिंग होता है कि वो कंजंक्शन की तरह काम करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो भाई यहाँ तक आप समझ पा रहे हो कि हिमांशु और रजनीश को जोड़ने का काम नहीं हुआ था यहाँ पर गेम और रजनीश को जोड़ने का काम हुआ था, जो कि गलत है। समझ पा रहे हो? अब जरा देखो, मतलब एक कॉमन नाउन है और दूसरा आपका प्रॉपर नाउन है, तो दो एक ही तरीके के नाउन होने चाहिए थे। अब जरा देखो यहाँ पर वेल जो है ये कैसे काम किया है एडवर्ब का। हिमांशु प्लेज, प्लेज वेल, है ना। अगर सारी बातों को भूल जाओ, सारी बातों को भूल जाओ, सिर्फ इतना रहने दो कि हिमांशु प्लेज वेल, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है ना। और फिर यहाँ पर गेम भी रख सकते थे आप। तो हिमांशु प्लेज वेल मतलब हिमांशु अच्छा खेलता है, तो अच्छा के सेंस में आया था यहाँ पर। क्या अच्छा खेलता है? गेम अच्छा खेलता है। बात को समझ रहे हो? हिमांशु प्लेज द गेम वेल, है ना, अगर ये सब हटा दो तो। बात समझ रहे हो कि यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम किया कि कंजंक्शन की तरह काम किया है। तो एज वेल एज को हमेशा ये देख करके मत समझ लेना कि इसका मतलब के साथ साथ होता है। अगर के साथ साथ इसका मीनिंग होता है तो यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। और वहाँ पर ये भी चेक कर लेना कि क्या कंजंक्शन दो समान चीज़ों को जोड़ रहा है कि नहीं, है ना, तभी वो कंजंक्शन की तरह काम करेगा। अगर समान चीज़ों को नहीं जोड़ रहा है तो हो सकता है कि वेल जो है ये किसी वर्ब की विशेषता बता रहा होगा कि अच्छे तरीके से खेल रहा है ना। और फिर अच्छा खेलता है, मतलब प्ले को यहाँ पर वेल क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि कब वेल और एज वेल एज में क्या कन्फ्यूजन था। कभी ये कंजंक्शन की तरह काम करता है, कभी यहाँ पर वेल जो है एडवर्ब की तरह काम करता है, जो एक वर्ब की विशेषता बताता है। समझ गए? चलिए, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं समझे भाई, आप इसको रिपीट करके देखो। दूसरी बात यह है कि हाँ, मैं बताया था कि वेल गुड और बैड, गुड बैड और वेल इल, ये चारों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और अच्छे तरीके से बनाऊं, आप मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। कमेंट में भी बता सकते हो, लेकिन मैसेज करके ज़रूर बताना कि क्या मुझे इस पर वीडियो बनाने चाहिए या नहीं, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ करते हैं और मैं किसी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ना चाहता। एक बार जो भी शब्द आ गया तो मैं कोशिश करूँगा कि उस शब्द से रिलेटेड जितने ग्रामर हैं मैं सब का सब बताऊँ। तो वोकैब के भी ग्रामर पढ़े जाते हैं, आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वर्ड्स के ग्रामर होते हैं, वर्ड्स यानी वोकैब के जो ग्रामर होते हैं, इसको भी मैं अलग से पढ़ाऊँ। ध्यान रखना, मैं एक भी प्रॉमिस नहीं भूलूंगा, है ना। तो मुझे आप रिमाइंड कराते रहना कि सर वर्ड्स के ग्रामर के बारे में आप चर्चा कभी किए थे, तो क्या आप अभी बताओगे? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे गुड है, बैड है ना, वेल है, इल है, ये सारे वर्ड्स ही हैं, इसके भी ग्रामर होते हैं, स्पेसिफिक ग्रामर होते हैं ये सारे वर्ड्स के। तो क्या मैं कल के वीडियो में इस पर मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, ये आप मुझे बताओगे। कहोगे तो बनाऊंगा, नहीं कहोगे नहीं बनाऊंगा। तो कमेंट करके मुझे आप बताना, और फिर मैसेज करके, जितने पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हो और फिर जितने मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हो, आप मुझे मैसेज करके बता देना।
तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और पर्सनल गाइडेंस जरूर ज्वाइन करो भाई। आप ज़िंदगी में बहुत सारे खर्चे करते हो, है ना। मैं आपको मतलब क्या कहते हो, परसुएड नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को बोल करके कि मुझे फ़ायदा लेना है। अगर आपको फ़ायदा लेना है, इन केस अगर आपको फ़ायदा चाहिए, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करो। क्योंकि जिस चीज़ को आप याद करोगे ना 6 महीने में, हो सकता है आप 3 महीने में याद कर लो। जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ को याद करने की क्षमता आप में 1.5 साल की है, 1 साल की है, हो सकता है उससे पहले आप याद कर लोगे, और बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए तो प्रैक्टिस की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोशिश करो इस पर्सनल गाइडेंस को आप लोग ज्वाइन करो, और वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।